दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंजम्पशन के ऊपर है। कंजम्पशन यानी कि स्टॉक का कंजम्पशन। तो एनपीओ के लिए हम लोग स्टॉक का कंजम्पशन किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो हमने आज जानना है। ये कितने मार्क्स का आता है? ये 2 से 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली आपको पता है कि एनपीओ किसी भी नेचर की हो सकती है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एनपीओ हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेडिसिन का कंजम्पशन ज़रूर हो रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पे मेडिसिन का कंजम्पशन निकालेंगे। और मान लेते हैं कि अगर एनपीओ एक स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कंजम्पशन हो रहा होगा या रिफ्रेशमेंट का कंजम्पशन हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन को कैसे शो करते हैं एनपीओ के बुक्स में, वो हम लोगों ने जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन को किस तरीके से शो करते हैं इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो कंजम्पशन का मतलब क्या है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बॉक्स आपने परचेस करे। ठीक है, अगर 2 बॉक्स आपने परचेस कर रखे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपने जो खरीदा वो आपने कंज्यूम किया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 2 बॉक्सेस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। दूसरे एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स पहले से ही था, दैट इज एक बॉक्स ओपनिंग में था। ठीक है, और आपने 2 बॉक्सेस और खरीदे। ठीक है, 2 बॉक्सेस और परचेस करे। तो यानी कि आपने कंज्यूम कितने कर लिए होंगे? हम मान लेते हैं कि आपने कंज्यूम कितने कर लिए होंगे? 3 बॉक्सेस। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तीसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स ओपनिंग में था। ठीक है, एक बॉक्स आपके पास ओपनिंग में था। इसके बाद आपके पास 2 बॉक्स आपने खरीदे, या इसको 3 कर लेते हैं। 3 बॉक्स आपने खरीदे हैं यानी कि परचेस करे हैं। और मान लेते हैं कि एक बॉक्स आपके पास बच गया, 1 बॉक्स क्लोजिंग, यानी कि आपने कंज्यूम कर लिया कितना? तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बॉक्स मेरे पास पहले से पड़ा था, 3 बॉक्स मैंने खरीदे, तो यानी कि 4 बॉक्स हो गए। 4 में से मैंने एक बॉक्स बचा लिया या एक बॉक्स मेरा बच गया, तो मैंने कितना कंज्यूम कर लिए? 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो क्या ऐसे कोई फॉर्मूले आपने पढ़े थे यहाँ पे? बिल्कुल पढ़े थे। 11th में हम लोगों ने एक बेसिक फंडा पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था? कंजम्पशन के ऊपर एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि ट्रेडिंग से निकलता था। किस तरीके से शो करते थे? हम लोग इस तरीके से लिखते थे, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ये इसको मैं कंजम्पशन लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। तो कंजम्पशन अगर मैं लिख दूँ, मतलब मैंने कितना कंज्यूम किया, तो आप क्या कहोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। भाई कितना परचेस किया ड्यूरिंग अ ईयर और ड्यूरिंग अ मंथ और ड्यूरिंग अ पीरियड, जो भी आया इसमें से आप माइनस क्या कर दो? क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि आपका ये क्या निकल आएगा? कंजम्पशन। कि आपने ड्यूरिंग अ पीरियड कितना कंज्यूम किया, जितना आपके पास पहले था, जितना आपने अभी खरीदा और जितना आपके पास बच गया, इन तीनों का डिफरेंस। ठीक है ना, इन तीनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंजम्पशन आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? बिल्कुल सर। अब इसको लेजर में किस तरीके से शो करते हैं? किस तरीके से इसको लेजर में शो करेंगे? जैसे हम लोग ट्रेडिंग पढ़ते थे, ट्रेडिंग में हम लोग एक जगह ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, एक जगह क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, एक जगह परचेज लिखते थे। क्योंकि हम एनपीओ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेल तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से कंजम्पशन का लेजर बनाना है। मान लेते हैं कोई कंजम्पशन स्टॉक के नाम से हम लोग लिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है, स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट कैसे करेंगे हम लोग इसको? सिंपल सा लेजर। स्टॉक का जो ओपनिंग होगा यानी कि टू बैलेंस बीडी, इसे हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, कि आपकी ओपनिंग कितनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी का करस्पॉन्डिंग जाएगा बाय बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आखिरी वक्त में आपके पास कितना स्टॉक था। यहाँ पे आता है टू परचेज, यानी कि आपने क्या खरीदा। ठीक है ना, कितना आपने खरीद लिया, टू परचेज। परचेज में क्या आएगा? ध्यान रखिएगा यहाँ पे, परचेज 2 टाइप की होती हैं। तो परचेज में यहाँ पे कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज, मतलब उधार की परचेज भी होगी और नगद की परचेज भी। यहाँ पे दोनों चीज़ों की परचेज यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? इसको सॉल्व करके आ गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। ठीक है,
क्या ये चीज़ें हम लोगों ने करी हैं? हाँ सर, बिल्कुल करी हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने करी थी 11th में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे। वहाँ पे हालांकि सेल भी आता था, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते थे, क्लोजिंग स्टॉक भी आता था, तो जीपी आ जाता था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल इनकम एक्सपेंडिचर को शो करना चाह रहे हैं कि कितना आपने स्टॉक कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास कितना स्टॉक कंज्यूम कर लिया, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे आती है जब आपको परचेज ना दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक है, जब आपके पास परचेज है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो ये निकल सकता है, कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से निकल सकता है। क्योंकि ये 4 मार्क्स में आ जाता है, तो कई बार ये डेटा वो ब्लैंक कर देता है, यानी कि ये डेटा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है, तो ये डेटा आपको फाइंड आउट करना होता है। अब किस तरीके से इस परचेज को निकालते हैं इसको समझेंगे। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि परचेज कैश की है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर क्रेडिट की है तो यानी कि उधार की परचेज होती है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही होगी, वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी। क्योंकि उधार की परचेज है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। और अगर कैश की परचेज है तो आपने ऑलरेडी हमारी पुरानी क्लासेस में ही पढ़ा है कि रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट पेमेंट साइड में आपके पास वो खर्चे आते हैं जो कि बार बार होने वाले खर्चे होते हैं, या कोई अपने एसेट्स खरीदी होती है तो वो खर्चे होते हैं, तो वहां पे भी वो शायद रिफ्लेक्ट कर रही होगी अगर आपने कैश में खरीदी होगी। बट क्वेश्चन ऑलवेज पुट ऑन कहाँ से होता है, अगर आपने क्रेडिट में खरीदी है परचेज तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो इसका सीधा सीधा फंडा यही है कि अगर आपने उधार में खरीदी परचेज है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्रेडिटर्स के अकाउंट में। अब अगर क्रेडिटर्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इसको देखते हैं फटाफट से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब देखिए किस तरीके से स्टॉक क्रेडिटर्स के अकाउंट में, परचेज क्रेडिटर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टॉक अकाउंट वही सिमिलर टू बैलेंस बी डी, ठीक है, और बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, बाय इनकम एक्सपेंडिचर और टू परचेज, ठीक है। अब मान के हम लोग क्या चल रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे परचेज है, जो यहाँ पे अल्टीमेट परचेज आपके पास है, ये क्या है, सारी की सारी उधार में है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको मान के चलेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक। तो अगर ये सारी की सारी उधार की परचेज है तो क्रेडिटर अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट कर रही होगी, देखिएगा। हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट अगर बनाए हैं तो भैया आपको पता है क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट किया, ये ओपनिंग है, इसी का करस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, क्लोजिंग साइड। अगर है तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दिया हो, या हो सकता है ओपनिंग दिया हो, इनमें से कोई ना कोई एक जानकारी जरूर से दी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्रेडिटर का क्लोजिंग। तो आपके पास ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, आपको क्या निकालना है, बेसिकली उधार की परचेज। आपको क्या एंट्री याद है उधार की परचेज की, हाँ सर बिल्कुल याद है। एंट्री ऐसे होती थी कुछ, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हम लोग डेबिट करते थे और टू क्रेडिटर के नाम से लिखते थे। तो यानी कि अगर मैं उधार की परचेज का रिफ्लेक्शन देखूंगा तो क्रेडिटर के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, इस साइड में आ रहा होगा बाय परचेज के नाम से, ठीक है ना। बाय परचेज के नाम से इस साइड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। और क्योंकि देखो हम लोग क्रेडिटर से केवल उधार सामान लेते ही नहीं है, आप उनको कुछ पेमेंट भी करते हैं। तो अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो, भाई पेमेंट इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, क्रेडिटर टू कैश। अब क्रेडिटर टू कैश करना है तो क्या लिखूं मैं, कैश को इस साइड लिखूंगा, टू कैश, यानी कि ये पेड अमाउंट है जो आपने पे कर दी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप इस क्रेडिटर के अकाउंट को जरा देखेंगे और आपको यहाँ पे पता है कि मेरे पास क्रेडिट परचेज नहीं है, क्रेडिट की यानी कि उधार की परचेज नहीं है, तो वो आपको वेरी ऑब्वियस यहाँ का डेटा जरूर देगा, क्रेडिटर्स का डेटा पक्का पक्का उसने दिया होगा। यानी कि क्रेडिटर्स की ओपनिंग दी होगी, क्रेडिटर्स की क्लोजिंग भी दी होगी, और क्रेडिटर्स को कितना आप अमाउंट पे कर चुके हो ये भी पक्का ही दिया होगा। तभी जाके इसको बैलेंस करके क्या आएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। इस परचेज अकाउंट को उठा के कहाँ डाल देंगे, सीधे यहाँ पे इधर पे पोस्ट कर देंगे, तो ये परचेज अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा।
तो आपके पास ओपनिंग होगी, तो आपके पास क्लोजिंग होगी, तो आपके पास परचेज होगी, तो आप स्टॉक का कंजम्पशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर स्टॉक में परचेज दी है, ओपनिंग क्लोजिंग दी है, तो कोई इशू नहीं है, बड़े आसानी से ही इनकम एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि आपके पास परचेज नहीं है, तो आपके पास क्रेडिट परचेज नहीं है। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट परचेज ही होगी। क्या हमारे पास कैश परचेज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड आ रही होगी। तो हमें बेसिकली क्रेडिट परचेज के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि रिफ्लेक्शन कहां मिलेगा हमें? क्रेडिटर के खाते में। कैसे मिलेगा भैया? क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग पक्का से दिया होगा, वेरी ऑब्वियस, और कितना पेमेंट अभी तक कर चुके हैं ये जरूर से दिया हो सकता है। तो यहां से क्या निकल आएगा? परचेज अकाउंट निकल आएगा। इस परचेज अकाउंट को कहां लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे, रिफ्लेक्शन इस साइड पोस्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे इस लेजर को, तो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन अकाउंट। यानी कि ओवरऑल पीरियड में आपने कितना स्टॉक मटेरियल जो भी आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना अमाउंट का है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ ही जाएगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 मार्क्स का आता है। ये आपके पास स्टॉक प्लस क्रेडिटर अकाउंट 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा।